नमस्कार। बंगाल के चुनाव के नतीजे आ गए। ममता बनर्जी की पार्टी बुरी तरह से शिकस्त खाई। ममता बनर्जी स्वयं चुनाव हार गई हैं और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यह न्यूज हम सबने देख लिया। 200 से ऊपर सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की और अगले 2 से 3 दिन में उनके मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस सैकड़ा भी टच नहीं कर पाई, 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। हार के क्या कारण हैं, इस पर अलग अलग विवेचना हो रही है, लेकिन मैं उनसे इतर 2-3 बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। 1977 में ज्योति बसु 21/6/1977 को इन्होंने सत्ता छीनी सिद्धार्थ शंकर रे से, जो कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री थे। 77 तक कांग्रेस का ही शासन रहा, बीच में छिटपुट राष्ट्रपति शासन लगा और 1-2 बार अजय कुमार मुखोपाध्याय वगैरह कुछ कुछ अलग पार्टियों से आए। तो 77 से लेकर ज्योति बसु आए तो कम्युनिस्टों का गढ़ हो गया बंगाल। हमेशा याद रखिए कि सत्ता और रोटी हमेशा पलटते रहना चाहिए, नहीं तो एक जल जाता है और दूसरा जला देता है। पश्चिम बंगाल की कहानी इसी को दोहरा रही है। ज्योति बसु आए 77 से 82 तक, 23/5/82 पहला कार्यकाल था 5 साल का। खूब अच्छा काम हुआ। ज्योति बसु बड़े सौम्य, बड़े पढ़े लिखे और विजनरी नेता थे। लेकिन धीरे धीरे जब कोई सत्ता परपिचुएट कर जाता है तो उसमें सत्ता के साथ बुराइयां शुरू हो जाती और कम्युनिस्टों का काडर धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में हर व्यवस्था में, हर संस्था में घुसना शुरू किया और एक पैरेलल सरकार का रूप ले लिया। मुझको याद है उन दिनों में झारखंड में पोस्टेड था और मेरे जुरिस्डिक्शन का एक जो ब्लॉक था वह बंगाल बलरामपुर से सटा हुआ था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरे कुछ इलाके, कुछ पंचायत वो बंगाल होकर के ही हम लोग जाते थे। नीमडी एक ब्लॉक है, उसके भी वो मेरे जुरिस्डिक्शन में आता था और लोग बंगला बोलते थे। हम लोगों ने पाया कि वहां प्रखंड पंचायत से लेकर और जिला कमिश्नरेट की जो सीपीएम के काडर है, उसको काडर बोलना ज्यादा उचित नहीं होगा। ये लोग धीरे धीरे गुंडे का रुख, ब्लॉक प्रमुख से लेकर पंचायत का हेड से लेकर और जिला परिषद छा गया और ये सब सरकारी फंड का लूटपाट, नेतागिरी और वर्चुअली पुलिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ये पंगु होकर रह गया। पुलिस को तो हम लोगों ने देखा, चूंकि कुछ लॉ एंड ऑर्डर कैसे मसले होते थे कि वेस्ट बंगाल पुलिस से बात करना पड़ता था या उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था। वहाँ के एसएचओ वगैरह को, डीएसपी वगैरह को देखकर हम लोगों को बड़ा दुखद आश्चर्य होता था कि मजबूर और असहाय रहकर बेबस, लाचार कुछ नहीं कर पाए। ज्योति बसु का शासन 5/11/2000 को खत्म हुआ। इसलिए नहीं कि वो हार गए, कम्युनिस्टों ने इस तरीके का काडर खड़ा किया। बूथों पर इनके इतने सारे वर्कर्स थे, जो वर्कर कम और गुंडे ज्यादा हुए और वर्चुअली बूथ कैप्चरिंग का एक सिस्टमेटिक और इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका ज्योति बसु के समय में इजाद हो। उसके पहले भी होता होगा, लेकिन 77 के पहले बहुत मुझे याद नहीं है। लेकिन 77 माने जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त तक चीजें बहुत खराब नहीं हुई। स्वास्थ्य कारणों से ज्योति बसु ने पद छोड़ दिया। उसके बाद एक बहुत ही सौम्य, सरल, ईमानदार श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 6/11/2000 को मुख्यमंत्री का प्रभार लिया। 2000 से लेकर 2011 तक ये अपने पद पर रहे। बड़े सरल व्यक्ति। तो वैसे भी वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में जो उसके मिनिस्टर्स हैं और बाकी हैं, उनमें ताम झाम की कमी आपको मिलेगी। मुख्यमंत्री भी अन्य राज्यों में, खास करके हिंदी हार्टलैंड में जो ताम झाम आप देखते हैं, सायरन गाड़ी, बॉडी गार्ड, ये वो बहुत नहीं रहता है वहाँ। बुद्धदेव भट्टाचार्य बहुत सरल व्यक्ति थे, लेकिन जो कम्युनिस्टों का काडर था वो इस कदर वेस्ट बंगाल के समाज, राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस पर हावी हो गया था कि ऐसा प्रतीत होता था कि यह सत्ता कभी इनकी जाएगी नहीं। इसी बीच एक यंग नेत्री ममता बनर्जी, जो कांग्रेस की नेत्री थी, एनएसयूआई में भी संभवतः रही, उसका उदय होता है। बड़े ही जुझारू और किसी से भिड़ जाने का जज्बा। लोग कहते हैं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य के सेक्रेटेरिएट में इनको एक बार बेइज्जत करके बाहर कर दिया गया। हालांकि मेरे पास इसके कुछ सबूत नहीं, लेकिन अखबारों में छपते रहते। और उसी दिन संभवतः मीडिया वाले का कहना है कि उसी दिन संभवतः
जैसे चाणक्य को धनानंद के राज दरबार में बेइज्जत कर दिया था और धनानंद ने कसम खाया था कि इसको उखाड़ कर फेंक देंगे, उसी तरह से ममता बनर्जी ने वो कसम खाई थी। कांग्रेस की अपनी फितरत है। कांग्रेस या फॉर दैट मैटर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसका कोई रीजनल नेता उसके लीडरशिप से बड़ा स्वरूप अख्तियार करने लगता है तो उसको खतरा उत्पन्न हो जाता है। कांग्रेस के नेतृत्व उस वक्त था, उसने इनको निकाल दिया किसी बात को लेकर और इन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। तृणमूल का मतलब होता ओरिजिनल कांग्रेस की स्थापना की। और आपने देखा होगा कि नंदीग्राम की जो घटना हुई, उस नंदीग्राम की घटना ने पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया और ममता बनर्जी एक बड़े नेता के रूप में उभर गई। 20/5/2011 को ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री का शपथ लेती है। इस प्रकार करीब करीब 15 साल, एग्जैक्टली 15 साल सत्ता में रही और 4 मई को जो परिणाम घोषित हुए उसमें 15 साल के शासन को ठीक वैसे ही उखाड़ के फेंक दिया बीजेपी ने जैसे बुद्धदेव भट्टाचार्य यानी कम्युनिस्ट के शासन को उठा के फेंक। मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं? हार के कारण इसी में छिपे हैं। ठीक है, SIR में नाम कटे, ईडी का प्रयोग हुआ, बीजेपी का अपना अंदाज है और ये अंदाज कमोबेश सभी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में रहते हैं वो करते हैं, लेकिन बीजेपी ने इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया है। पैसा अथाह है। एक अनुमान के मुताबिक इस देश में जो लगभग 700 के आसपास जिले हैं उसमें 500 या 600 बीजेपी ने ऑफिस बनाई है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। अगर 500 को भी पकड़ लीजिए और एक ऑफिस बनाने में अगर 5 करोड़ रुपया भी लगा है तो 2500 करोड़ रुपया तो सिर्फ ऑफिस बनाने में लगा। तो बीजेपी के पास बहुत पैसा है और एग्रेसिव कैंपेन किया और नतीजा सबके सामने है। ममता बनर्जी के खिलाफ ये मैंडेट गया है, इस सबको स्वीकार करना चाहिए। बहुत बड़ा अंतर है, एक सैकड़ा पार नहीं कर पाया और दूसरा 2 सैकड़ा पार कर गया। अब इस बात को समझिए कि ऐसी स्थिति क्यों हुई। मैंने कई बार एक इतिहासकार को कोट किया है, डेविड थॉम्पसन। उन्होंने किताब लिखी है यूरोप सिंस नेपोलियन। ये किताब है यूरोप सिंस नेपोलियन। डेविड थॉम्पसन नेपोलियन के डाउनफॉल की कहानी इसमें लिखते हैं। इनके लिखने का तात्पर्य एक है इसमें कि किसी व्यक्ति, किसी सरकार, किसी चीज का जब उत्कर्ष होता है, वो आगे बढ़ता है, तो जिन कारणों से उसका उत्कर्ष होता है, उत्थान होता है, कई बार वही कारण उसके पतन का। अब देखिए क्या हुआ यहाँ। 20/5/2011 को जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती है तो इस जितने वर्कर्स थे, अधिकांश वर्कर जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो वर्कर्स काडर जो खाली वो थे, वो अधिकांश लोग स्विच ओवर करके तृणमूल कांग्रेस में आ गए। इस परिणाम को देखिए, कम्युनिस्ट का सफाया हो चुका है। रिजल्ट शीट आपको दिखा दे, साफ हो गया कम्युनिस्ट। जहां एक साल सोचिए कि कितने वर्षों का शासन रहा, ये 77 से लेकर 2011 34 साल का शासन झटके में खत्म। तो ये जितने वर्कर थे कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के, कम्युनिस्टों के जितने काडर थे, जो मुख्य रूप से काडर कम और गुंडे ज्यादा हो गए थे, बूथ कैप्चरिंग मशीनरी बन गया था, खौफ रहता था इसका। उस पीरियड में आपने देखा कि बंगाल जो एक समय में कांग्रेस के समय में या जब आजादी के पहले भी बंगाल केमिकल फैक्ट्री हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, इंडस्ट्रीज का हब था वेस्ट बंगाल, इंटेलेक्चुअल्स का हब था। टॉलीगंज, माफ कीजिएगा, टॉलीवुड जो आज हॉलीवुड मुंबई में, उससे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कलकत्ता में थी। टॉलीवुड एक से एक धुरंधर कलाकार, चाहे वो गायक हेमंत दा हो, किशोर दा हो, अशोक कुमार हो, एक से एक फिल्म के डायरेक्टर, ये सब कहां पैदा हुए? तो उसी बंगाल में, कल्चरल कैपिटल ऑफ द कंट्री। भद्रलोक। धीरे धीरे कम्युनिस्टों के शासन में ट्रेड यूनियन फलता फूलता गया, ट्रेड यूनियन के नाम पर गुंडागर्दी होती गई और पश्चिम बंगाल से उद्योग का पलायन। राहा साहा कसर ममता बनर्जी के समय, क्योंकि ये आंदोलन से निकले थे। अब वो जितने काडर थे वो सब धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस में आ गए। शुरुआती 5 साल 6 साल तो ठीक ठाक चला, इसलिए हर बार कहता है 5 साल 6 साल में सरकार बदल जानी चाहिए, पर क्विचुएट की ममता बनर्जी, और इसने भी वही हथकंडे अपनाए जो कम्युनिस्टों ने अपनाए थे।
वो सारा कार्डर, सारा तरीका, सारा मैकेनिज्म सब तो इनको पता ही था किस तरह से बूथ कैप्चर करता। तो इन्होंने भी अपना ब्रिगेड तैयार कर लिया है। आपको याद होगा एक घटना याद होगा संदेश खाली का। 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना में एक इलाका है, शेख शाहजहां करके एक क्रिमिनल, उसने अपना फिफ्टम बना लिया था और उसके बारे में अजीब अजीब तरह की खबरें आनी शुरू हुई कि कैसे शिबू हजारे और उसका उत्तम सरदार ये सब प्राइवेट फिफ्टम बना दिया था, सारे ठेकेदार, सारी चीज उसी की होती थी और वर्चुअली वो इंडिपेंडेंस, कई तरह की और चीजें आई, पॉलिटिकल मर्डर्स का और बहुत सारी चीजों का। तो ये एक वाकया था। इसी बीच बांग्लादेश से सटे इलाके जैसे मुर्शिदाबाद वगैरह है, वहां पर स्वाभाविक रूप से मुस्लिम की आबादी ज्यादा है। मैं ये वीडियो किसी कम्युनल एंगल से नहीं बता रहा हूँ, एक ऐतिहासिक तथ्य ये है कि 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना। मुझे ठीक से याद हो तो 74 में वहां सेंसस हुआ था जिसमें हिंदू की आबादी वहां लगभग 30, और अभी हाल में जो सेंसस हुआ है उसमें वहां हिंदुओं की आबादी 8% से कम हो गई। ये आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं। पाकिस्तान में अभी हिंदू की आबादी 1% से भी कम है। तो गाहे बगाहे अवैध बांग्लादेशियों के बंगाल में आने की खबरें आती रही, कुछ आंकड़े भी हैं। बहरहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बात यह हो रही है कि इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई और इन सब का ममता बनर्जी का सपोर्ट रहा। जैसे कम्युनिस्टों का था वैसे इसका भी था, सबका वही हाल है। और ये धीरे 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 जो 15 साल का शासन हुआ, तो अभी ममता बनर्जी के पास 3-4 चीज बड़ा मजबूत रूप से डेवलप कर गया। पहला एरोगेंस, दूसरा इनके जो काडर हैं उनकी गुंडागर्दी वो चरम सीमा पर चली गई थी। कलकत्ता में हमारे कुछ रिश्तेदार वगैरह भी रहते हैं, हावड़ा वगैरह के इलाके में। अब इसमें कितनी सच्चाई मुझको नहीं मालूम, लेकिन उन लोगों ने बताया कि इलेक्शन के दरमियान ममता दीदी का, कि जब चुनाव का समय आता था तो तृणमूल के काडर के लोग आते थे, पैसा देते थे और कहते थे कि आप माछ भात खाइए, आपका वोट हम दे देंगे। और यह होता रहा है। मुझको याद है कि बिहार में एक दौर था 80 से लेकर के 2001 तक, इनफैक्ट केजे राव के आने, हालांकि टीएन सेशन के समय में बड़ा कंट्रोल हुआ, लेकिन वो दौर था कि होता था। लेकिन आप आश्चर्यजनक रूप से देखिए कि इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस के बावजूद बंगाल में हिंसा हुई। और एक सुखद आश्चर्य है कि बिहार में जो चुनाव हुए उसमें हिंसा की घटनाएं नगण्य हो गई थी। बहरहाल तो ये सारी स्थिति हुई। तो एरोगेंस, इनके कैडर का वही काम करना जो कम्युनिस्टों ने किया। तीसरा, मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव कैंपेन। आप इसको ऐसा समझे, हमसे कुछ आरएसएस के लीडर्स मेरे पास 2-3 महीना पहले आए किसी सामाजिक कार्य से, और कुछ विषय पर उनसे अनौपचारिक रूप से बात होने लगी। उन लोगों ने बताया, ऑफकोर्स उनका नाम हम नहीं बता सकते हैं, उन लोगों ने बताया कि हम लोग 24/7 और 12 महीना चुनाव के मोड में रहते हैं। अभी बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, बीजेपी का काडर, आरएसएस के लोग सभी शिफ्ट कर गए हैं वेस्ट बंगाल, क्षमा कीजिएगा, उत्तर प्रदेश, जहां चुनाव होना है 27 में। 22 में चुनाव हुआ था, 22 में मैं वहां इलेक्शन में ऑब्जर्वर भी था मऊ जिला में, तो वहां चले जाएंगे। तो एग्रेसिव कैंपेन, आप सोच लीजिए, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक बूथ पर बीजेपी के लीडर, सारे एमपी, सारे मिनिस्टर्स लगा दिए गए। पैसा भी बहुत है, तो पैसा, एग्रेसिव कैंपेन और सेंट्रल एजेंसी का भी प्रयोग हुआ ही। लेकिन इस बार सेंट्रल एजेंसी का जो प्रयोग हुआ, खास करके सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का, इसने जो वोगस वोटिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, उस घटना को बंद कर दिया। और परिणाम यह हुआ कि अब जो एसआईआर में नाम कटे हैं 64 लाख के आसपास, अब वो उसमें बहुत सारे जेन्युइन लोग भी होंगे, बिहार में भी वैसा हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या उसमें ऐसी थी जो फोर्स वोटर्स। और ये हर लोग करता है। भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली में यह आरोप लगता रहा कि वो फर्जी लोगों का नाम जुड़वा देती है, फिर वो वोट दिलवा देती है। तो ये सब लोग करते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में ये जो होता था वो एक सब्सटैंशियल नंबर था, वो खत्म हो गया। तो बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई, नहीं हो पाया। इसके बाद जो वोटर्स थे उसकी संख्या बहुत कम हो गई, काटी गई, 64 लाख नाम काटे गए। ये सब मिला जुलाकर ममता दीदी को उखाड़ के फेंक। लेकिन अगर आप ये सिर्फ कहेंगे
कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल एजेंसीज और चुनाव आयोग के चलते ममता बनर्जी हारी है, तो ये अतिशयोक्ति हो गई, क्योंकि ममता के खिलाफ वेव तो था। मुझको काउंटिंग के एक दिन पहले मैं एक सामाजिक फंक्शन में था, शादी विवाह के फंक्शन में, और बंगाल से बहुत सारे लोग आए हुए थे, बंगाल के एक परिवार का शादी विवाह। उसमें उन लोगों ने कहा कि, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ओपिनियन पोल्स में भी कुछ पोलस्टर्स लोगों ने कहा कि लोग बोल ही नहीं रहे। आलम यह था कि वहां डर से लोग बोलता नहीं था कि हमने वोट आपको दिया कि नहीं दिया। हालांकि कुछ सोशल मीडिया में यह भी खबरें आ रही है, मैं इसको सब्सटेंशिएट नहीं कर रहा हूं, कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर दिया था, हालांकि ये विश्वसनीय नहीं लगता है, कि तृणमूल कांग्रेस पता चल जाता था कि लोगों ने वोट नहीं दिया तो उस पर फिर वो तमाम तरह के वो करता था, अत्याचार करता था या उसको परेशान करता था। ये सारी चीजें होती थी। तो कुल मिला जुलाकर यह ममता बनर्जी के अंत की कहानी है, जो फिर से एक बार वही कहती है कि जिन कारणों से आपका उत्थान होगा वही आपके पतन के कारण। अब मैं फिर एक बात आपको बता दूं, आप देखेंगे कि जितने काडर जो कम्युनिस्ट के थे वो तृणमूल में आ गए, और अब ये जो तृणमूल के जितने काडर है आप देख लीजिएगा अगले 6 महीना से 1 साल होते होते वो सब बीजेपी में भी आ जाए, क्योंकि बंगाल में पॉलिटिकल वर्कर्स और काडर का ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बन गया है। अगर बीजेपी भी उसी लाइन पर काम करना शुरू कर दे जैसे कम्युनिस्टों ने किया और ममता बनर्जी ने किया, तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन ये होगा जरूर। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है भारतीय राजनीति की और भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम की। हम लोगों ने बिहार में देखा है कि जब आरजेडी का शासन रहता है तो वही गाड़ी पर आरजेडी का झंडा लग जाता। जब जदयू का शासन आया तो गाड़ी भी वही रहा, क्योंकि आजकल झंडा तो स्क्रू वाला है, तो स्क्रू खोला, तीर लगा दिया। अब रोड पर आपको नजर आएगा कि गाड़ी भी वही, आदमी भी वही, और उसमें कमल छाप लगा। तो ये इस देश के राजनीतिक सिस्टम की विडंबना है। वो तमाम लोग जो कम्युनिस्टों के लिए बूथ लूटते थे वो ममता के लिए लूटने लगे, और वही लोग आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए लूटना शुरू कर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे मैं दुआ करूंगा कि ये घटना नहीं हो और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा राज्य मिला है, और अगर बंगाल की खोई हुई संस्कृति, प्रतिष्ठा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, वहां पर वायलेंस को कम करना, इंडस्ट्रीज को लाना, जो कांग्रेस के पीरियड में 77 या इवन 80-85 तक जो स्थिति थी, व्यापार, उद्योग और सारी चीजों का, वो अगर लौट जाए तो बंगाल जो अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, भद्रलोक जो अपने संस्कार के लिए और अपने वेशभूषा, विचार, अपने उत्कृष्ट कला के लिए जाने जाते हैं, वो बंगाल फिर से देश के आर्थिक मैप पर आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।